5 क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल कर समझा रहा हूँ आपको। इसमें है अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड्स। तो एक स्टोन है और स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, और जब इसको ऊपर फेंकते हैं तो वो बोल रहे हैं इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है स्टोन। मान लीजिए ये उसकी टोटल हाइट है। अब हाइट कितनी है वो हमको पता नहीं है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में पहुंचता है? 3 सेकंड्स में, ठीक है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। अच्छा, फिर है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन माइनस जी यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम ऑब्लिक एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एम एस की पावर -2 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसलिए हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स। मेरे को इसकी इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है, और मुझे ये मालूम है कि जब स्टोन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एच की तो ज़रूरत नहीं है मेरे को, इसी से काम हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह लिखे माइनस जी और टी की जगह 3। तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस माइनस माइनस जी की जगह 9.8 तो 3 8 सा 24, 3 9 सा 27 और 29। इसको इधर ले आओ 29। हाँ जी। तो u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी विद व्हिच इट वाज थ्रोन। और कौन से का गलत आ रहा था आंसर, ये बताइए। हाँ, बारिश हो रही है। थोड़ी देर पहले तक तो नहीं था कुछ भी। सर क्लास में आ रहा हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल साफ है बात, और जैसे एक दिन का हम देखा तो सूखा है वो? अभी शुरू हुई है। हाँ, आशीष तो वेदांत कहाँ है भाई? आया नहीं? अरे इसका मेरे पास 6:50 पर वो आया हुआ नोटिफिकेशन के आ चुका है, अप्रूवल देता हूँ। यार ये पिटेगा इसने तो हालत। यार ये गलत बात है इसकी ना, बात करनी पड़ेगी मेरे को ना घर पर। हाँ, अरे ट्यूशन वाला बैग नहीं था तो खेलने का क्या मतलब है? मतलब वो भी बारिश में अभी खेलने आया हुआ। अब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार ये लड़का सुधर गया, टाइम से आने लगा। पिछले 2-3 दिन से आके बताते हैं, कहना सर आप देखो मैं सबसे पहले आया, 2-3 दिन से बता रहा हूँ। बहुत तेज हो रही है, धीरे नहीं, बहुत तेज हो रही है। आशीष भाई आज तो नहाते हुए आए हो। जी सही सलामत आए हो दोनों। मैं जिस गेट से आ रहा हूँ सर वहीं से, सर वहाँ पे बिल्कुल साफ है बात, और यहाँ पे अरे नहीं, अब तो सब जगह ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि गेट 1 पर होगी और उधर नहीं होगी। सर वहाँ पे बिल्कुल साफ है। अच्छा, हमारे इतनी छोटी छोटी दूरी पर भी होटल लगाएगा। चलिए, अच्छा एक तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसके अलावा बताइए और कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 39 अभी बता रहा हूँ। 39 जो है ना, इसका आंसर है 30.6 मीटर। गलत आ रहा है? 39 देखो, 39 में क्या दे रखा है? स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर। क्वेश्चन
नंबर 39, a stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. एक स्टोन है वो बिल्डिंग से ना गिरता है, यानी कि फ्री फॉल मतलब जब वो गिर रहा है तो उस पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। इनिशियल उसमें हमने कोई ताकत नहीं लगाई, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी ज़ीरो मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकेंड्स, कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद है हाउ हाई इज द बिल्डिंग, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब नीचे गिर रहा है तो जी को हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो यू टी जी एच कौन सी इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन? हाँ सेकेंड ही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 39 के सोच में पढ़ो, सेकेंड ही लगाइए ना। बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ ग्रेविटेशन में हम बोल देते हैं H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो U कितना है? 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ। जी कितना? 9.8 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 2.5 का स्क्वायर। 0 इंटू 2.5 इज 0। उनसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9 हो जाएगा। 4.9 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 6.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.9 और 6.25। 9 5 का 45, 4 कैरी, 9 2 का 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 6 का 54 और 2 56, 4 5 का 20, 2 कैरी, 4 2 का 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 6 का 24 और 1 25, 5 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी आ गया। ये हो गया डेसिमल के बाद इधर दो डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट होगी। तो राइट से 3 डिजिट्स काउंट करिए, ये हो जाएगा 30.625 मीटर। इसमें बुक में आंसर 30.6 मीटर दे रखा है, तो अप्रॉक्सीमेट करके 30.6 बोल दिया, ठीक है। और बताइए जी बाकी 30 ये क्वेश्चन जो 40 41 42 ये सब हो गए। 40 में प्रॉब्लम है तो ब्रांच किसने बता रहे हो प्रॉब्लम? 40 क्वेश्चन का 40 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? ये बोल रहे हैं द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो एक स्टोन को ऊपर 20 मीटर से ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि जो हाइट है जितनी वो ट्रेवल कर रहा है वो कितनी है? 20 मीटर। तो H इज इक्वल टू 20 मीटर। H is equal to 20 मीटर। ये हो गया। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। A stone is dropped from a height of 20 मीटर। ठीक है, तो एक स्टोन है वो 20 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में 40 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद में ये भी लिखा हुआ है नीचे में G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। स्टोन इज ड्रॉप्ड यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है तो ए को हमने प्लस जी लेना, प्लस जी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो जब उसको क्रॉस करा जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाउ लॉन्ग का मतलब टी पूछेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एच ए यू डी कौन सी इक्वेशन? सेकेंड। बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन H is equal to ut plus half gt square। तो H कितना है? 20 is equal to 0 into t plus half into 10
स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू 0 into t is 0, 2 5 are 10, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आ गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है ना, फिर 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब वो ग्राउंड पर हिट करेगी तो किस स्पीड से हिट करेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u कितना है 0, a कितना है 10 और t कितना है 2 सेकेंड्स, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आप बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 41 भी देख लीजिए। द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक स्टोन को लेकर ऊपर फेंक दिया जाता है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, वो नीचे गिरने से पहले कितना ऊपर जाएगा, तो हम ये कहेंगे नीचे गिरने से पहले वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर आप ये लिखेंगे v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, ब्रैकेट में लिख दीजिए एट हाईएस्ट पॉइंट, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, अब उसके बाद तो सीधा नीचे गिरना ही शुरू करेगा, तो u की वैल्यू 20 है, p की वैल्यू 0 है और g उन्होंने बोला है कि 9.8 लेना है आपको, तो जब अपवर्ड मोशन है तो g को क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u v a क्या बोल रहे हैं, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, h पूछा जा रहा है आपसे। अब बताइए कौन सी इक्वेशन लगाऊं, u v a h थर्ड लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें t नहीं है और थर्ड इक्वेशन ही एक ऐसी है जिसमें t नहीं होता। स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू h, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 -19.6 इंटू h, नहीं होगा। -19.6 h जब इधर आएगा तो प्लस का 19.6 h हो जाएगा। अपॉन 19.6 पॉइंट गया और 0 आ गया, तो 4000 डिवाइडेड बाई 196, 4000 डिवाइडेड बाई 196 ये है। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 196 लगभग 200 के आसपास है, तो
अगर करेंगे तो 200 400 से थोड़ा छोटा ही है, सही है, 2 सा कर देते हैं, तो 2 6 सा 2 6 सा 2 9 सा 18 और 19 1 carry 2 1 सा 2 और 1 3 390 400 minus 390 is 8। अब 8 के आगे एक जीरो लगाया 80, फिर 80 तो 196 के टेबल में आएगा नहीं, फिर यहाँ पर भी एक जीरो लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 800 आया, तो 196 लगभग 200 है, तो 200 4 सा 800 होता है। अगर हम 5 सा भी लेते हैं तो वो उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 5 सा नहीं चलेगा, 4 सा ही लगाना पड़ेगा। 4 6 सा 44 2 कैरी 4 9 सा 36 और 2 38 3 कैरी 4 1 सा 4 और 3 7 780 20.4 बस इतना ही करके छोड़ दीजिए। एच है 20.4 मीटर। तो बस यही पूछ रहे थे कि हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। 42 में बताइए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 42 तुम ट्राई करना भाई, विद्यार्थ आसान है करना। आंसर तुम्हारा सही है 42। हाँ बी पार्ट 42 का बी पार्ट देखिए, 42 का जो बी पार्ट है ये है 1 सेकंड। क्वेश्चंस करे थे नहीं? तुमने बताओ भाई मुझे साइंस करके लेकर आना, नोटबुक में देखो, ठीक है। चलिए जी अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ तक करा था इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ये वाला हमने करा था, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मास। मास और वेट, मास में और वेट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखो। हेडिंग डालिएगा मास, मास मास इसमें लिखेंगे द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। The mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. It is a scalar quantity, its SI unit. Is kilogram. इट्स ऐसा ही यूनिट इस किलोग्राम। तो अब आप देखिएगा कि मास क्या होता है, किसी भी बॉडी की मास कितना है। तो किसी भी बॉडी की मास कितना है, हम ये कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर कितना मैटर या कितना मटेरियल इकट्ठा हो रखा है, वही उसका मास होता है। तो हम जो वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं ना और अपना वजन देखते हैं, तो वो हमारा एक्चुअली मास होता है, क्योंकि वो किलोग्राम में आता है। हम उसको बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हम उसको बोल देते हैं कि वो वेट है, क्योंकि वो वेट नहीं होता, वो मास होता है, ठीक है। तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक। जो ऐसा यूनिट जैसे कि लेंथ की होती है, डिस्टेंस की होती है, वो मीटर होती है ना, इसी तरह से मास की किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर ही होती है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसकी होगी ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो जो हम मेज़र करते हैं वेइंग मशीन पर, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। उसको बोल देते हैं, ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं कि आपका वेट कितना है, वेट चेक कर लीजिए। अच्छा, इसी तरह से एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मास ऑफ अ बॉडी इज
constant, full stop. It does not change from one place to another. One place to other. अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं ना तो मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है, मास में कभी कोई बदलाव नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे वेट, नेक्स्ट लिखेंगे वेट, वेट इसमें लिखिएगा द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. तो अब एक चीज़ देख लीजिए कि जो वेट होता है ना, वेट क्या है, वेट एक फोर्स होती है और ये वो फोर्स है जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने हवा में उछाल दिया तो हवा में उछालने के बाद में क्या होता है कि वो ज़मीन पर ग्राउंड पर आकर गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्राउंड पर उस जगह पर गड्ढा खोदते हैं 1 मीटर गहरा तो फिर वो उस गड्ढे में भी जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वो सरफेस तक ही काम कर रही है कि नहीं, सरफेस तक बॉल जाएगी उसके बाद हवा में लटक जाएगी, वो फिर और नीचे जाएगी। आप उसके नीचे 10 मीटर गहरा गड्ढा खोद दीजिए तो वो 10 मीटर नीचे भी जाएगी बॉल। इसका मतलब बॉल कहाँ तक जाना चाह रही है, बॉल जाना चाहती है अर्थ के सेंटर तक, ठीक है। हम कहाँ पर रहते हैं, हम अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं। अर्थ की जो पूरा का पूरा जो सरफेस है कैसा है, स्फीयर के जैसा। तो हम अर्थ की जो स्फेरिकल बॉडी है, हम अर्थ की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं। अर्थ की जो बॉडी है उसके ऊपर ही मिट्टी है, उसी के ऊपर समंदर है, उसी के ऊपर पहाड़ है, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अर्थ के अंदर रहता है। अनटिल एंड अनलेस आपने बेसमेंट में घर बना रखा है तो बात है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अर्थ के अंदर रहते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है वो अगर हवा में उछाली जाती है तो वो कहाँ तक अट्रैक्ट होगी, वो अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होगी। तो अर्थ के सेंटर तक लगने वाली फोर्स जो है दैट इज़ कॉल्ड वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम उछालते हैं हवा में तो हवा में उछलने के बाद में वो नीचे अट्रैक्ट होता है एक फोर्स, वो फोर्स ही वेट है। तो वेट क्या है, वेट की यूनिट किलोग्राम या ग्राम नहीं, वेट की यूनिट न्यूटन, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। ये हमेशा याद रहेगा। अब आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी कि जो मास है, मास तो जो हम अपना वेट जिसको हम समझ कर चेक करते हैं वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। और वेट की तो ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन होता है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, as we know that force is equal to mass into acceleration. As we know that force is equal to mass into acceleration, तो ये हमको पता ही है।
फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था, ठीक है। तो लिखेंगे सो द फोर्स with which Earth attracts any object towards its center। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ तक अट्रैक्ट करेगी, अपने सेंटर तक अट्रैक्ट करेगी, है ना, towards its center, यानी कि weight is equal to mass into acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई अर्थ जो है, अर्थ जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। हमने अभी देखा ना फ्री फॉल में, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। इनिशियली उसकी स्पीड 0 रहती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड का बढ़ना इसको एक्सेलरेशन। तो अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। तो वेट इज w, मास इज m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो w इज इक्वल टू m इंटू g। समझ गए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी its SI unit is Newton, capital N, its SI unit is Newton। ये हो गया weight is a vector quantity, its SI unit is Newton। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे मास में हमने लिखा था ना, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो आप लिखेंगे weight of a body is not constant, it changes from one place to other, full stop। It depends on the value of g, it depends on the value of g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कुछ और होगा, मार्स पर कुछ और होगा, मून पर कुछ और होगा, ये जी पर डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं ना डब्ल्यू क्या है, एम इंटू जी। तो मास तो कांस्टेंट है, मास तो कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा हमेशा। कहीं पर भी ले जाइए यूनिवर्सली कांस्टेंट, किसी भी प्लैनेट पर ले जाइए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसका मास सेम रहेगा। जो जी है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ अर्थ पर कुछ और है, जुपिटर पर कुछ और है, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से वो जी पर डिपेंड करता है, इसलिए कहते हैं कि वेट कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कहीं भी ले जाए वो एक जैसा ही रहे, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद देखें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, हेडिंग डालिएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। Weight of an object on moon. The weight of an object on the moon will be
be about 1/6 of what it is on the earth. Will be about 1/6 of what it is on the earth. Weight of an object on moon will be about 1/6 of what it is on the earth. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर कुछ भी वेट, अर्थ पर कुछ भी वेट है, तो मून पर उसका वेट जो है वो उसका 1/6 रह जाएगा। 1/6 मतलब जैसे वहाँ पर मान लीजिए 6 न्यूटन है, तो अर्थ पर क्या रह जाएगा 1/6 × 6 यानी कि 1 न्यूटन रह जाएगा। तो अभी तो ये चीज़ तो हमने ऐसे ही बोल दी। अब इसका प्रूफ, इसको प्रूव करके दिखाएं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। मैं ये प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालूंगा तो वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 कैसे निकालते हैं? तो कोई भी हमारे पास वेट आ गया अर्थ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट आ गया, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई मून पर उसका वेट इतना। नोट करें, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, suppose we have an object of mass small m, full stop, let its weight on the moon be हमने माना कि मून पर उसका जो वेट है वो WM है। Mass of the moon in capital M and its radius is capital R. And its radius is capital R. So suppose we have an object of mass small m, let its weight on the moon be Wn and let mass of the moon be capital M and its radius is capital R. ये हो गया मून। ये हो गया मून। अब मून जो है ये हो गया मून का सेंटर। ठीक है,
मून का सेंटर हो गया, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल है, तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल है, और जो मून है ना, मून का मास है कैपिटल है, और जो मून है, मून का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो हमने ये कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच में, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, ठीक है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर तक काम करता है। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के सेंटर तक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, ऐसे ही अगर हम मून की बात करेंगे तो मून के सेंटर तक लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन force of attraction between the object and moon by universal law of gravitation, force of attraction between the object and moon, ब्रैकेट में लिखिए, that is weight W1, ये वेट जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। तो W1 क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, m1 m2 पहली बॉडी का मास कैपिटल M, दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। W1 बताइए भाई, अभिराज और रुद्रांश यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद उसके बाद we know that mass of earth is 100 times that of moon. Times that of लगभग मतलब अप्रॉक्स है ना। ये जो मास ऑफ अर्थ है वो मून के कंपैरिजन में लगभग उसका 100 टाइम्स है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ जो है उसको लिख देते हैं कैपिटल M E इज इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल M, क्योंकि मून के मास को हमने कैपिटल M माना। दूसरा भी ये कंडीशन नोट करें, रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो, यहाँ पर लिखे ऑल्सो radius of earth is 4 times that of moon. मतलब रेडियस ऑफ अर्थ को क्या बोल देंगे, आर ई, 4 इंटू मून का रेडियस तो आर ले लिया था हमने, ठीक है। देयरफॉर weight of the same object on earth will be, weight of the same object on earth will be, उसको बोलेंगे WE। ये क्या हो जाएगा, G तो सेम रहने वाला है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल एम क्या था, मास ऑफ मून। अब यहाँ पर क्या लेंगे, क्योंकि मैं वेट ले रहा हूँ अर्थ पर, तो ये क्या लेंगे, मास ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, यहाँ पर मास ऑफ मून लिया था, तो अब अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अब क्या लेंगे, मास ऑफ अर्थ। तो एम ई लिख दूंगा उसको, मास ऑफ अर्थ को। और दूसरा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट जो है उसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो ऑब्जेक्ट का मास भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो वो स्मॉल एम हो गया। ठीक, अपॉन में रेडियस ऑफ मून था, अब क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आर ई का स्क्वायर। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर। हम सेम ऑब्जेक्ट को जो मून पर था उसको अर्थ पर लेकर चले गए। जब अर्थ पर लेकर चले गए तो अब बॉडी चेंज होगी ना, ये बड़ी वाली बॉडी, अब ये मून की जगह अर्थ हो गई, ये छोटी बॉडी तो सेम रही, और जो रेडियस है, रेडियस भी तो फिर अर्थ का ही आएगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कैपिटल जी तो सेम रहेगा, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सब जगह यही वैल्यू आती है। कैपिटल जी 6.67 × 10⁻⁻11 फिक्स वैल्यू है। एम की जगह आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ आ गया, स्मॉल एम इज सेम, और आर की जगह आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जानेंगे, 1 मिनट वेट करिए। अब ये देखिएगा कि ये जो हमने वैल्यूज डाल दी, मास ऑफ अर्थ डाल दिया, रेडियस ऑफ अर्थ डाल दिया। अब क्या करिए, जो जो इनकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या हो गया, जी, ये जो एम ई है ना, एम ई की जगह मैं क्या लिखूँगा, 100 एम, तो यहाँ लिख देंगे 100 एम। स्मॉल एम तो स्मॉल एम ही रहेगा। हाँ जी, आर ई की जगह क्या लिखेंगे, 4R, तो ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर। डब्ल्यू ई इज इक्वल, इसमें जो ये टर्म्स हैं, तो ये नंबर वाले जो टर्म्स हैं, जैसे 100 को बाहर निकालते हैं, ऐसे लिखेंगे 100, और ये 4 का स्क्वायर 16, R का स्क्वायर R स्क्वायर, तो 16 है, 16 को ऐसे लिखो, और यहाँ लिखें GMM अपॉन R स्क्वायर। बता दीजिए कि कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सही है। तो ये आप ये देखिए, ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे पहले R स्क्वायर था, अब 4R का होल स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, R का स्क्वायर इज R स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो GMM अपॉन R स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर है, W वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, तो इसकी जगह मैं WM लिख दूँगा, और जरा 16 से डिवाइड करिए 100 को, 16 × 16, 16 6 96, 100 - 96 4 हो गया, 4 क्या है, 0 लगाएंगे, 4 0 40, 16 2 32, 40 - 32 इज 8, 8 0 80, 16 5 80, तो कितना आ गया 6.85। 100 को 16 से डिवाइड करेंगे 6.25 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 6.25 × WM। अभी जो 6.25 है ना, ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो 6.25 है, मैं इसको कह दूँगा अप्रॉक्सीमेटली ये 6 के इक्वल है। ठीक है, कुछ चीज़ें साइंस में हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, जैसे स्मॉल जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं ना, ऐसे ही इसको अप्रॉक्सीमेटली याद रखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली का साइन ये होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स ऑफ WM, 6 टाइम्स ऑफ WM ये होता है।
अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको 6 को इधर ले आएंगे। WM is equal to 1/6 WE। मेरे को यही प्रूव करना था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। Therefore, ठीक है जी, यही चीज़ प्रूव करने की, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आपको बस यही रिवाइज करके आना है। ठीक है, ये अगर मून पर मास निकालते हैं तो वो अर्थ के मास का 1/6 होता है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं करे हैं वो क्वेश्चन से वन कर दीजिएगा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया। ठीक है, आज इतना ही कर दीजिए, बाकी कर देंगे। अच्छा, कल का मैंने बोला था, याद है ना, कल मैथ्स का टेस्ट है। ठीक है, तो तैयारी करके आइए।